हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपके मन की बात में तारीफ की है। तो वो जो पल था, वो जो 10-15 सेकंड का जो एक मैंने लंबी सांस ली, मुझे लगा कि जीवन का जो सुख है इसी सांस में था। मैं लोगों के घरों से ये पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करूँगा और फिर ऐसे बच्चों को दूंगा जिनके पास नहीं है। फिर घर वाले कहते हैं बड़ा कमाल है, कह रहा है मैं रद्दी का काम करूँगा। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, सब जॉब करते हैं, आप करोगे, मैं रद्दी का काम करूँगा। रद्दी का काम भी करेगा, उसको बेचेगा भी नहीं, वो किसी को देगा, मतलब ये रोज़गार करोगे आप। जैसे मुझे नोटबुक मिली तो मैंने सुई धागा भी लिया। सुई धागा जब मेरी मम्मी की आवाज़ मतलब जाग खुली रात को 2 बजे क्या हो रहा है, तो मुझे कहा हाँ, तो मैंने कहा मुझे सुई चाहिए। अब उनको लगा रात के 2 बजे सुई का क्या करेगा, तो वो भी परेशान हुए। मतलब मेरी माता जी ने जब ये बात सुनी कि रात 2 बजे मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो उनके आंखों से आंसू आने शुरू हुए कि हमारा बच्चा तो मतलब ये तो पागल हो चुका है। लेकिन वो मेरे मन में क्या चल रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, ना ही मैं समझा पा रहा था। मैंने फिर अपने बैग पैक किया, मैंने घर वालों को कहा कि मैं फिर जा रहा हूँ। अब मेरी मम्मी बड़े गुस्से में थी, उन्होंने कहा कि कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, बड़ा मजाक बनाया हमारा, कि लक्ष्मण रेखा खींच के जाओ। कुछ पैसे मैंने मिलाए, कुछ 2-4 दोस्तों ने मिलाए, किसी 1-2 ने कंट्रीब्यूट करके 12,000 रुपये इकट्ठे हुए हमारे पास। और उस 12,000 से हमने एक पुरानी सेकंड हैंड एक्टिवा खरीदी। फिर उस एक्टिवा से मैंने किताब इकट्ठी करनी शुरू की। जब हमने अपना ऑफिस बढ़ा लिया, हम लगातार किताबें बांट रहे हैं, तो अचानक से हमने देखा कि हमारी वेरिफिकेशन हो रही है। कोई पुलिस वाला हमारे पास आ रहा है, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, कहाँ से लेके आइए। और हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है हमारे काम में, तो हमने उसको दिखाया। कभी सीबीआई वाले आ रहे हैं, इधर से जहाँ जिन झुग्गियों में हमने सामान बांटा वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, भैया आपने सरकार से पैसे ले लिए हमारे नाम से, आप हमें कम सामान दे के जाते हो, सरकार आपको बहुत ज़्यादा पैसा देती है, आप हमारे हिस्से का भी खाते हो। मतलब 1.5-2 महीना मेरी वेरिफिकेशन हुई, और इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन हुई, एक टाइम ऐसा लगा कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। सत श्री अकाल, द अनम्यूट देख रहे हो तुसी ते मैं तुहाडे नाल छाया मनचंदा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦ ਬੁੱਕਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦੀ ਤੋਂ शिक्षा जो तुसीं मुहिम चला रहे हो, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? रद्दी से शिक्षा मुहिम की बात है 2016 की, जब मैं हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में मैंने एक टीचर का कोर्स किया है। तो टीचर के कोर्स के करने के बाद मेरी ट्रेनिंग एक स्कूल में लगी, और स्कूल में जब मैं गया तो वहाँ मैंने तीसरी क्लास को पढ़ाया। जब मैं वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन का जो बेसिक रिसोर्स है, जैसे उनके पास अच्छा स्कूल है, अच्छे टीचर हैं, लेकिन पढ़ने के लिए किताबें हैं, नोटबुक है, स्टेशनरी का सामान नहीं है, जिस वजह से जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो नोट करके नहीं लेके आते अगले दिन। तो 2-4 बच्चों का ऐसे मैंने देखा, तो मैंने अपनी पॉकेट से उन बच्चों को वो सारा सामान दिया,
लेकिन जब धीरे धीरे सारे स्कूल को इस बात का पता लगा कि एक ऐसा टीचर है जो ऐसे सामान देता है, तो वो सारे बच्चे मेरे पास आने लगे। अब मैं 2-4 बच्चों को तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इतने सारे बच्चों को मैं दे नहीं सकता। तो मैंने इसका कारण फाइंड किया कि इतने सारे जो बच्चे हैं वो ये सारा सामान लेके क्यों नहीं आते। तो मैंने अपने हेड टीचर से बात की कि इन बच्चों के पास तो ये बेसिक रिसोर्स नहीं है, तो ये कैसे पढ़ेंगे आगे, मतलब एजुकेट कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको सारा सामान मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसमें 8वीं क्लास तक आपको सारा सामान मिलता है। 250 रुपये से लेके 1200 रुपये तक की अमाउंट आपके खाते में आती है और आपको खाना भी मिलता है। तो जब मैंने देखा कि इनके खाते में पैसा आता है, पर इस पैसे का होता क्या है, तो उन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स के पास जाता है और पेरेंट्स इन बच्चों को ये सामान दिलाते नहीं हैं। तो जब मैं उन बच्चों के पेरेंट्स के पास गया, तो जब मैं उनके पास गया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे ये सवाल पूछ सकूं कि इनके जो पैसे आते हैं, जो सरकार आपके खाते में भेजती है लगभग 1200 रुपये, तो आप इनको ये सामान क्यों नहीं दिलाते। क्योंकि वो सारा मजदूर वर्ग है और जिस परिवार के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन का सामान कैसे दिला सकता है। मान लीजिए कि सरकार ने 1200 रुपये दिए, तो पहले तो खाना ज़रूरी है ना। जब खाना होगा तभी हम एजुकेशन की बात करेंगे। तो यानी उनकी जो हालत है इतनी कमज़ोर है कि वो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध बड़ी मुश्किल से करते हैं। और जब बच्चे वो घर से स्कूल जाते हैं तो मिड डे मील का खाना खाते हैं, तो वहीं उनका एक दिन का खाना ऐसा होता है जिससे उनका पेट भरता है। ये तो कभी खाना मिला, कभी खाना नहीं मिला। तो जब इसके बारे में मैंने सोचा कि आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, जब हम खुद नोटबुक खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस नोटबुक की क्वालिटी कैसी है, उसका पेज चेक करते हैं, तब हम नोटबुक लेते हैं। लेकिन यहाँ तो नोटबुक ही नहीं है, मतलब बच्चा पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन रिसोर्स नहीं है। तो धीरे धीरे इस चीज़ के ऊपर सोचते सोचते मैं ज़्यादा सोचने लगा। तो मेरे मतलब जो दिमाग है उसके ऊपर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। तो किसी न किसी तरीके से मेरी ट्रेनिंग वहाँ कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मैं वापस अपने परिवार के पास चंडीगढ़ आया, क्योंकि यहाँ मेरे भैया भाभी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि मैं बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि उन बच्चों को सामान नहीं मिल रहा, वो पढ़ेंगे नहीं, मतलब दूसरा मेरे मन में ख्याल ही नहीं आ रहा। फिर मैंने एक चीज़ देखी कि ऐसे बच्चे सिर्फ गांव में हैं या चंडीगढ़ जैसे शहर में भी हैं। तो मैं 3 महीने यहाँ घूमा हूँ, यहाँ मोहाली में घूमा हूँ, चंडीगढ़ में और पंचकुला में, ट्राई सिटी में। और यहाँ के हालात ऐसे हैं कि यहाँ तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। और चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला 3 शहर, ट्राई सिटीज़ को हम बोलते हैं। इतने बुरे हाल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो संख्या ऐसे बच्चों की लाखों की संख्या में है। और मोस्टली जो स्लम एरिया है यहाँ का, इन तीनों शहरों का, इसमें जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं जिनकी जो सिंगल पेरेंट और ऑर्फन है, तो उनकी हालत तो और भी ख़राब है। और यहाँ जो मजदूर वर्ग है उसकी अगर हम सैलरी लगाएं, कोई परिवार बाहर से दूसरे स्टेट से यहाँ पे आया है तो लगभग 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। चाहे कोई महिला हमारे घर में काम करती हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई किसी दुकान पे काम कर रहा है, तो 15,000 से ज़्यादा उसको सैलरी नहीं मिलती है चंडीगढ़ में। अब ये देखो 15,000 सैलरी एक परिवार की, उसमें से घर का रेंट देना है, घर का राशन लेके आना है, हेल्थ है, रिश्तेदारी है, त्यौहार है, क्या वो पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 8वीं तक तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, लेकिन जैसे ही 8वीं क्रॉस करते हैं सरकार कोई फैसिलिटी नहीं देती किसी भी बच्चे को। सरकार ने बहुत अच्छे स्कूल यहाँ पे भी बनाए हैं, टीचर्स भी दिए हैं, लेकिन बात जब किताब की आती है, जब बच्चा 9th क्लास में आता है तो उसकी इतनी भारी किताबें होती हैं, 10 किताब लगती हैं, फिर उसकी हेल्प बुक, नोटबुक से रजिस्टर। तो मैंने देखा कि यहाँ तो हालत और भी बदतर है। तो मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था तो मेरा दिमाग और उस चीज़ के ऊपर बार बार ये सोच रहा है। अब इधर मेरे घर वालों का प्रेशर है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, भाई कुछ काम धंधा करो, कोई नौकरी करो। क्योंकि हम एजुकेट क्यों होते हैं? एजुकेट इसलिए होते हैं कि हम अपना रोज़गार जनरेट करें, उसके बाद अपना परिवार बनाएं और जैसे हमारे पेरेंट्स ने जीवन जिया है वैसे हम जिएँ। सभी की यही आस रहती है। लेकिन मेरा मन इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था, मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है, मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ। फिर मैंने कहीं सुना था कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन उसी के अंदर होता है। तो मैंने एक डायरी ली, मैंने लिखा कि
प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के पास पढ़ने का बेसिक रिसोर्स नहीं है, किताब नहीं है, पेन। इस चीज़ को मैं लिखता गया। मैं करीबन मैंने 1.5-2 महीना में एक ही बात को लिखता रहा। ओके। जब मेरे घर वालों ने मेरी डायरियाँ चेक करी कि भाई शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात लिख रहा है, इन बच्चों के पास ये नहीं है, तो उनको लगा शायद मैं मानसिक रूप से मैं बीमार हो चुका हूँ। तो उन्होंने थेरेपी लेके आओ। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत कहा। मुझे भूख लगनी बंद हो चुकी थी क्योंकि मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल डिप्रेशन का रूप भी ले ली होगी उस टाइम या? हाँ, मतलब आप ये देखो कि एक थॉट ने मेरी मानसिक हालत तो ख़राब हुई, उससे मेरी शारीरिक हालत ख़राब हुई। मेरी हालत की वजह से मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में सोचने लगे कि हमारे बच्चे को ये क्या हुआ। लेकिन मेरे मन में एक ही विचार था कि इनको ये सामान कैसे मिले, क्योंकि आप किताबों में पढ़ते हो कि सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, बट हमें उसके ऊपर सोचना होता है। और सोचना भी ये नहीं कि एक दिन सोचा है, 2 दिन सोचा है, बार बार सोचना होता है उसके ऊपर। तो मेरे को 2-2.5 महीने हुए, घर वाले भी बिल्कुल तंग आ चुके थे। मैं रात को भी लिखता था। तो एक दिन मैं रात के करीब, मुझे याद है कि 12-1 बजा होगा, तो 12-1 बजे मैं ऐसे ही मैं फिर उसको लिख रहा हूँ। तो लिखते लिखते मेरा जो पेन है वो ख़त्म हुआ। तो ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि पेन भी नहीं है। तो मेरी पहली जो जितनी भी किताबें, स्टेशनरी का सामान वहाँ सारा रखा हुआ था। तो मैंने देखा कि रिफ़िल पड़ी हुई है वहाँ पे। तो मैंने उस पेन में से वो निकाला, रिफ़िल डाला। तो एकदम दिमाग में ही आया कि पेन तो ख़त्म हुआ, 10 रुपये का लेके आया, अब ख़त्म इसमें से सिर्फ 1.5 रुपये हुआ है, और इस पेन को मैं फेंक दूंगा। रिफ़िल 1.5 रुपये की आती है, इस पेन में डालेंगे तो 10 रुपये का पेन तैयार होगा। तो फिर फटाफट मेरा दिमाग चला। फिर मैंने अपनी नोटबुक देखी, नोटबुक देखा कि इसमें आधे पेज भरे, आधे खाली हैं। खाली पेज निकालेंगे तो नई नोटबुक बना सकते हैं। फिर उसके साथ किताबें रखी हुई थी। भाई किताब मैंने पढ़ी है तो कोई और भी पढ़ सकता है। तो फिर उठो आइडिया आ गया। फिर मतलब मैंने 2-2.5 महीने बाद मैंने गहरी सांस ली। मैं मेरे पास सॉल्यूशन मेरे पास ही रखा है जी। हाँ, ये रद्दी है, एक्चुअली मेरे लिए रद्दी है। इस रद्दी को मैं शिक्षा का जरिया बनाऊंगा। तो यहाँ से मेरे दिमाग में आया कि रद्दी को मैं शिक्षा का जरिया बनाऊंगा। ओके, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੱਦੀ ਟੂ शिक्षा मुहिम है ये कदों तो चल रही है? ये 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, 2016 तो जो तुही अपनी कंप्लीट की थी। हाँ, मैंने जेवीटी कंप्लीट की, फिर मैं यहाँ आया। ओके। मैंने उसके बारे में सोचा, फिर मुझे वो आइडिया है कि हाँ रद्दी से शिक्षा करना है। तो वहाँ एक आइडिया है मेरे पास कि इसके ऊपर काम करना है। ਹੁਣ तक किन्ने जवाकां दी हेल्प हो चुकी है या किन्ने लोग थोड़े नाल जुड़ चुके हैं? देखिए, हम जो काम करते हैं वो बेसिक रिसोर्स पे काम करते हैं। तो बेसिक रिसोर्स में क्या है, अगर एक भी बच्चे को हमने किताब देनी है तो 10वीं का बच्चा है, 10वीं के बच्चे को 10 किताबें लगती हैं। 2 हिंदी, 2 इंग्लिश, 4 सोशल साइंस, 1 मैथ, 1 साइंस। 10 किताब वो बच्चा फिर हेल्प बुक भी लेता है, जैसे मैथ की या साइंस की लेता है। तो लगभग 15 से 16 किताबें एक बच्चे की होती हैं। तो इस तरीके से करके अभी तक हम आज 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो 8 साल हुए हमें। 8 साल में हम 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें बांट चुके हैं। ऑन एवरेज ये आती है कि हम एक साल में लगभग 15 से 20 हज़ार हम किताबें हम बांटते हैं स्टार्टिंग दौर से। हाँ जी, इतनी किताबें हम बांटते हैं, जिसमें स्टेशनरी का सामान अलग है। तो ये बेनिफिट अभी तक हम बच्चों को दे चुके हैं। शुरुआत दी जेकर गल करिए तो इसकी शुरुआत तुसी स्कूटी ते कीती सी? नहीं, शुरुआत स्कूटर से नहीं हुई मेरी। जब मैंने आपको बताया कि मुझे एक आइडिया मिला, तो आइडिया मिलने के बाद मैंने मतलब रात के 2 बजे बनाई है वो। जैसे मुझे नोटबुक मिली तो मैंने सुई धागा भी लिया। सुई धागा, जब मेरी मम्मी की आवाज़ मतलब जाग खुली रात को 2 बजे क्या हो रहा है, तो मुझे कहा हाँ, तो मैंने कहा मुझे सुई चाहिए। अब उनको लगा रात के 2 बजे सुई का क्या करेगा, तो वो भी परेशान हुए। मतलब मेरी माताजी ने जब ये बात सुनी कि रात 2 बजे मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो उनके आंखों से आंसू आने शुरू हुए कि हमारा बच्चा तो मतलब ये तो पागल हो चुका है। लेकिन वो मेरे मन में क्या चल रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, ना ही मैं समझा पा रहा था। तो अगले दिन मैंने कहा कि मैंने सोच लिया मैं जीवन में क्या करूँगा, मैं लोगों के घरों से ये पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करूँगा और फिर ऐसे बच्चों को दूंगा जिनके पास नहीं है। फिर घर वाले कहते हैं बड़ा कमाल है, कह रहा है मैं रद्दी का काम करूँगा, हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, सब जॉब करते हैं, आप करो कि मैं रद्दी का काम करूँगा। रद्दी का काम भी करेगा, उसको बेचेगा भी नहीं, वो किसी को देगा, मतलब ये रोज़गार करोगे आप। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं रोज़गार करूँगा या नहीं करूँगा, बट मुझे ये काम करना है। मतलब काफ़ी हमारी लड़ाई हुई। उसके बाद मैंने मतलब अपना घर छोड़ दिया। ये नवंबर 2016 की बात है। मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने कहा कि जहाँ मेरे विचार का कोई मतलब सम्मान नहीं है, वहाँ मैं ऐसे घर में नहीं रहूँगा।
क्योंकि उनकी बात भी सही है और अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मेरी बात भी सही है। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। मैं वहाँ से घर से बाहर निकला, मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने ऐसे घर छोड़ दिया, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो बहुत से दोस्तों ने कहा कि ये गलत बात है, हम जीवन में इसलिए आते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वही हमारी सच्चाई है, और आपने ये घर ही छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि मेरे दोस्त भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं 1-2 दिन ऐसे घूमता रहा, मैं कभी बस स्टैंड सोया, कभी सोया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि ठीक है, अगर आपने सोच लिया तो आप मेरे पास आओ। तो मैं उनके साथ रहा, सेक्टर 15 में वो पीजी में रहते थे। उसके बाद मैंने यहाँ के 11 के कॉलेज में, उस टाइम इलेक्शन का माहौल था, कॉलेजों में इलेक्शन होता है, तो वो मुझे वहाँ लेके गए। तो वहाँ मैंने जाके देखा कि हाँ, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों की अपनी मुहिम के बारे में बता सकता हूँ। तो वहाँ धीरे धीरे मैंने बच्चों से बात करना शुरू किया, फिर कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े। फिर मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को कहा कि सर, आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते, उनको फ्री में मैं किताब दूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा आप बताइए कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ कौन सी है। अब मुझे तो एनजीओ का भी नहीं पता एनजीओ क्या होती हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना उसको। मास्टर कल ले आएंगे, कल आपको सारी डिटेल्स ले आएंगे। तो जब मैं बाहर आया तो मैंने पूछा किसी से एनजीओ क्या होती है। फिर किसी ने बताया कि एनजीओ एक संस्था होती है जो समाज के वेलफेयर के लिए काम करती है। मुझे अभी मिलेगी कहाँ मुझे ये। फिर मैं एक वकील के पास गया, उन्होंने फिर पूरा प्रोसीजर बताया। फिर हमने वहाँ एक संस्था रजिस्टर की, और फिर उसका नाम था कि नाम हम क्या रखें। तो नाम बड़े सोच विचार के बाद मुझे ये लगा कि एक्चुअल हम जो काम करते हैं, हमारा काम लोगों को अवेयर करना है। चीज़ें लोगों के आंखों के सामने हैं, लेकिन लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। हम लोगों के मन की आंखें खोलने का काम करेंगे। इसलिए हमने अपनी संस्था का नाम रखा ओपन आइज फाउंडेशन, यानी लोगों के मन की आंखें खोलने का। तो वहाँ से अभियान शुरुआत हुई। तो हमने पूरे कैंपेनिंग की वहाँ। तो आप मानोगे 3 दिन की कैंपेनिंग है, हमें 3 किताब मिली सिर्फ। ठीक है, 3 किताब मिली। और ऐसे बच्चे जिनको किताब चाहिए थी वो 25 बच्चे। अब 25 बच्चों की किताब की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मैंने पता कि सेकेंड हैंड किताबों की वैल्यू 35,000 रुपये। अब जिस इंसान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, वो 35,000 रुपये कहाँ से देगा। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी मतलब बेइज्जती वाला काम है ये। फिर मैं वापस घर गया। तो मैं घर गया तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने घर छोड़ा, आप मुझे 35,000 रुपये दे दो। मैंने स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल को ऐसा बोला है। तो वो कहते ठीक है। उनको लगा कि शायद हमारा बच्चा ठीक ही हो जाए। उन्होंने मुझे वो पैसे दिए। तो पैसे देने के बाद मैंने वो किताबें ली, उन बच्चों को बांटा। जब मैंने वो किताबें उनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे एक अंदर से मतलब एक फील आया। मुझे मुझे खुशी हुई, मतलब ऐसी खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअल मैं इसी काम के लिए बना हूँ, बाकी काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। फिर मैं वापस घर गया, मैंने पूरी रात बड़ा सोचा अब क्या होगा। तो मैंने फिर मैं जैसे किताब पढ़ने का बड़ा शौकीन रहा हूँ, तो मैंने किताब पढ़ी थी आपकी जीत। उसमें एक कोट है शिव खेड़ा का कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मतलब काम तो ये करना, मैंने अपना ढंग चेंज करना है बस। मैंने फिर अपने बैग पैक किया, मैंने घर वालों को कहा कि मैं फिर जा रहा हूँ। अब मेरी मम्मी बड़े गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, बड़ा मजाक बनाया हमारा। कहीं लक्ष्मण रेखा खींच के जाओ, या तो जाओगे आओगे नहीं। कहे आपका तो दिल्ली का काम है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही है अपनी जगह। उनको लग रहा है कि शायद ये कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो खींच के आ गया लक्ष्मण। उसके बाद मैं ऐसे ही घूमता रहा। मैं 42 कॉलेज गया, वहाँ 3-4 लड़कियाँ मेरे से जुड़ी। फिर वहाँ हमने कैंपेन की, वहाँ हमें बहुत सारी किताबें मिली। तो फिर वहाँ से किताब मिलने के बाद 1-2 टीचर हमसे जुड़ा। इस तरीके से ये जो सफ़र है हमारा शुरू हुआ। पैदल पैदल सफ़र शुरू हुआ। जब लोगों को पता लगा तो किताबें आने लगी। पहले समस्या थी किताब नहीं है, अब समस्या हुई कि किताब ज़्यादा आने लगी, उनको रखने की जगह नहीं है। अब रखने की जगह तो आपको ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, पैसे खुद के पास ही नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे मैं अपने लिए खाने का भी प्रबंध कर सकूं और मैं एनजीओ के ऑफिस का भी प्रबंध कर सकूं।
तो मैं ऐसी किताब एक दिन इकट्ठी कर रहा था, तो मैंने देखा एक कैंप लगा हुआ है दिव्यांग बच्चों का, तो वहाँ वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन है। तो मैं वहाँ गया, मैंने उनको कहा कि मुझे जॉब चाहिए। तो उनके जो हेड थे उन्होंने मेरे से बात की, तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या करते हो, मैंने थोड़ा बहुत बताया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक, आपको जॉब मिल जाएगी, आपने 1 महीने में 4 प्रोग्राम करने हैं, यानी 4 दिन का काम है। तो मैं बहुत खुश था कि मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और मुझे 4 ही दिन जाना है, बाकी मैं 26 दिन अपना काम करूँगा। ठीक है। तो मैंने वहाँ पहला अपना ऑफिस लिया 10 बाई 10 का। अब किताबों को वहाँ रखना शुरू किया। अब मेरे पास ऑफिस की समस्या नहीं थी, रहने की समस्या नहीं थी, खाने की समस्या नहीं थी, लेकिन अब किताब फिर बढ़ने लगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि आपने मुझे फ़ोन किया, आप रहते हो 40 सेक्टर, कोई 37 सेक्टर है, किताब लेके जाओ। जब किताब लेके आनी थी तो कभी किसी की मोटरसाइकिल मांगे, कभी किसी का स्कूटर मांगे। मुझे लगा भी ये बड़ी से स्कूटर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि किताब तो ऐसे लेके नहीं आई जाएंगी पैदल। तो फिर कुछ पैसे मैंने मिलाए, कुछ 2-4 दोस्तों ने मिलाए, किसी 1-2 ने कंट्रीब्यूट करके 12,000 रुपये इकट्ठे हुए हमारे पास। और उस 12,000 से हमने एक पुरानी सेकेंड हैंड एक्टिवा खरीदी। फिर उस एक्टिवा से मैंने किताबें इकट्ठी करनी शुरू की। जब मैं किताबें इकट्ठी करता था तो मैं एक्टिवा में किताबें ऐसे रखता था कि मुझे दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, क्योंकि दोबारा आपको डीजल के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि एक्टिवा के चारों तरफ किताबें लगी हुई थी, पीछे भी, आगे भी, साइड में भी। और मैं मतलब आप देख रहोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा उसको, भी ये क्या, कैसे लेके जा रहा है। तो मैं ऐसे जा रहा था, पीछे से मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे 2 सज्जन आदमी जा रहे हैं, एक चला रहा है, एक पीछे कैमरा है उसके पास, वो मेरी फ़ोटो या वीडियो बना रहा है। तो हाँ ठीक है, बनाने दो, अपने को क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पीछे पीछे जहाँ हमारा ऑफिस है 39 सेक्टर, वहाँ आए। मैं किताबें उतार रहा हूँ, उन्होंने मेरी फ़ोटो वहाँ भी क्लिक की। अंदर आके उन्होंने मुझसे बात की, क्या करते हो। तो मैंने जब उनको सारी बात बताई तो जाते जाते उन्होंने कहा कि आपका काम एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। तो अगला दिन जब आया तो सुबह मैंने अपना फ़ोन खोला, मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पे करीबन 10-12 फ़ोटो मेरे पास आ रखी हैं। एक अखबार की, इंग्लिश अखबार में एक बहुत बड़ी मेरी स्टोरी कवरेज हुई कि आप अपनी पढ़ी हुई किताबें हैं वो रद्दी में ना बेचें, आप इस आदमी के सोशल कोज में हेल्प करें। और वो फ़ोटो इतनी वायरल हुई कि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी अपने सोशल मीडिया पे उसको टैग किया और पोस्ट डाली, भाई इस आदमी की हेल्प करें, ये आदमी कितना अच्छा काम कर रहा है। तो वहाँ से जब आपकी चीज़ें आनी शुरू होती हैं, फिर वो चैनल के माध्यम से गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी जो चैनल हैं वो आए, अखबारों में कवरेज हुई, लोग जुड़ने लगे। तो हमारा जो काम है वहाँ से उसकी शुरुआत हुई काम की। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। मतलब मेरा जो ऑफिस है वो सेक्टर 39 में ही था, मार्केट के बिल्कुल सामने था। घर वाले आते थे जाते थे, जब मेरी मम्मी देखती थी मैंने बाहर किताबों का ढेर लगाया हुआ, उसमें से मैं उठा रहा हूँ। हमारे रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, तो रिश्तेदारों ने कहा कि ये तो रद्दी का काम करता है, तुम्हारा बेटा कैसा काम करता है। मतलब लोग आपको स्टार्टिंग में उनको अपना तो दुख था ही, उसके बाद रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का वो दुख ज़्यादा लगा उनको। तो मेरी मम्मी 1-2 बार आई, भाई तुम यहीं काम कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है हमें तकलीफ़ पहुँचा के। तो ये चीज़ चलती रही। फिर उसके बाद कोरोना का टाइम आया। कोरोना में क्या हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई, तो हमारे पास ज़्यादा कॉल्स आने लगी कि भाई हमें किताबें चाहिए, हमें राशन चाहिए। तो कोरोना में फिर हमें देखा कि एक्टिवा से तो हम पूरी नहीं कर सकते ज़रूरतों को, क्योंकि एक्टिवा में पीछे भी नहीं बिठा सकते आप किसी को कोरोना में। फिर हमें लगा कि हमें कुछ ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए, मोबाइल लाइब्रेरी बनानी चाहिए, जिसमें हम ज़्यादा सामान दे के भी आ सकते हैं, लेके भी आ सकते हैं। फिर पैसे नहीं है इतने हमारे पास। फिर जब मेरी मम्मी वहाँ आती थी तो मैंने उनसे बात की, तो उन्हें लगा कि ये हमारा बेटा यही काम करना चाहता है। तो उन्होंने भी इस बात को 2-3 साल बाद उन्होंने स्वीकार किया। 2-3 साल से मैं घर भी नहीं गया, तो उन्होंने मुझे हेल्प की उस टाइम। और कुछ हमारे मेंबर भी जुड़े, तो 1,40,000 रुपये हमने इकट्ठे किए। पुरानी गाड़ी ली, 70-80 हज़ार रुपये उसको मॉडिफिकेशन में लगे, यानी लगभग 2 से सवा 2 लाख रुपए में वो गाड़ी हुई। उसके बाद उस गाड़ी से हमने बहुत लोगों को किताबें बांटी, लोगों को राशन बांटा। फिर लोगों ने हेल्प भी बहुत की हमारी। जब कोरोना का टाइम था तो बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए आए, जिनके पास रिसोर्सेज थे, और जिन लोगों को चाहिए था उन्होंने हमारी मदद भी ली। तो हम लगातार इस तरीके का ये काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा, हमने ऑफिस भी बड़ा ले लिया उसके बाद।
ऑफिस भी बढ़ा लिया। इस दौरान मैंने अपना बिजनेस भी बढ़ाया, मैंने एक टिफ़िन सर्विस शुरू की, मतलब चीज़ें अच्छी चल रही थी उस टाइम। तो जब हमने अपना ऑफिस बढ़ा लिया, हम लगातार किताबें बांट रहे हैं, तो अचानक से हमने देखा कि हमारी वेरिफिकेशन हो रही है। कोई पुलिस वाला हमारे पास आ रहा है, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, कहाँ से लेके आइए, और हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है हमारे काम में, तो हमने उसको दिखाया। कभी सीबीआई वाले आ रहे हैं, इधर से जहाँ जिन झुग्गियों में हमने सामान बांटा वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, भैया आपने सरकार से पैसे ले लिए हमारे नाम से, आप हमें कम सामान दे के जाते हो, सरकार आपको बहुत ज़्यादा पैसा देती है, आप हमारे हिस्से का भी खाते हो। तो मैं ये ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। फिर एक स्कूल से एक टीचर का फ़ोन आया कि भैया आपकी वेरिफिकेशन हो रही है, आपके बारे में पूछ रहे हैं। जब ये सारी चीज़ हो रही हैं तो अंदर से आप टूट जाते हो कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, सारी चीज़ों को आपने छोड़ा है, आप लोग ये करें कि आप सरकार का पैसा खा रहे हो, जबकि हम तो लोगों से किताब लेते हैं, लोगों में बांटते हैं। लेकिन फिर मैंने एक बड़े ऑफिसर को फ़ोन किया, मेरे जो लिंक में थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बताया जब कोई समाज में अच्छा काम करता है तो समाज में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी होती हैं, वो उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो वो बात सुन के तो मुझे और परेशानी हुई। बट अब मैं बिल्कुल सही था, ये मुझे पता था, लेकिन ये स्वाभाविक होता है कि आपको टेंशन ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। मतलब 1.5-2 महीना मेरी वेरिफिकेशन हुई, और इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन हुई, एक टाइम ऐसा लगा कि मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। मतलब इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मतलब हर रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है, आपको अननेसेसरी आपको तंग किया जा रहा है। तो एक दिन मैं 26 सेक्टर, यहाँ पे एक बरदाना कॉलोनी है, वहाँ हम किताबें बांट रहे थे। तो अचानक से मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पे लगातार फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं लगातार, 1 2 5 लगातार बार मिस कॉल आ रही हैं। तो मुझे लगा भाई कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि जब पुलिस वाले मेरे पास आ रहे थे, मुझे पूछ रहे थे आपने क्या कांड किया, आपकी वेरिफिकेशन हो रही है। जब टीचर ने मुझे फ़ोन किया, करे भैया आपने क्या कांड किया है, अब सारी चीज़ ये पूछ रहे हैं, मतलब डर लगना, हाँ, मतलब कांड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब वो फ़ोन आ रहे थे, मेरे दिमाग में भी यही था, मैं किसी आदमी ने बदला लेने के लिए मेरे साथ ऐसा किया है, और मेरे अंदर पसीना पसीना आ रहा है, टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। मतलब उस टाइम ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी लाइफ के ये आखिरी पल हैं जो मैं जी रहा हूँ। तो वो जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं अपने ऑफिस आया, मुझे 30 मिनट लगे। वो 30 मिनट 30 साल जैसे थे मेरे लिए। मैं फ़ोन किसी को कर नहीं रहा, मैं फ़ोन करते पता नहीं क्या आएगा। तो मैं अपने ऑफिस आया, मैं पानी पिया, मैंने देखा कि इतने जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, लगभग 200 मिस कॉल होंगी मेरे फ़ोन में। इनमें से फेथफुल आदमी कौन सा है, क्योंकि वो सही बात बताएगा आपको। फिर मैंने हमारे जो मैडम हस्तिंदर कौर, उनको फ़ोन मिलाया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो फ़ोन करते उनके जो पहले जो शब्द थे कि संदीप आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एक हीरा हो, आपके जुनून को एक मुकाम मिला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपके मन की बात में तारीफ़ की है। तो वो जो पल था, वो जो 10-15 सेकंड का जो एक मैंने लंबी सांस ली, मुझे लगा कि जीवन का जो सुख है इसी सांस में था। तो कहते हैं जब आप कोई भी काम करते हो, बड़ा हार्डवर्क करते हो, बड़े चैलेंज आते हैं, लाखों मुश्किलें आती हैं, जब आप उनको पार करते हो तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलता है ना। तो वहाँ से हमारा जो है काम है वो एक गति पकड़ा। फिर सरकार के अलग डिपार्टमेंट हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ कोलैबोरेशन किया। पहले हम सिर्फ किताबें बांटते थे, अब हम लाइब्रेरी भी बनाने लगे। पब्लिक प्लेसेस में छोटी छोटी पब्लिक लाइब्रेरी बनाए हैं। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे, आपको देखेंगे एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें फ़िक्शन नॉन फिक्शन की किताबें रखी हैं। वहाँ से फ्री में आप किताब लो और नीचे आप ड्रॉप कर दो कोई अपनी किताबें। स्कूलों में हमने लाइब्रेरी बनाई, हमने स्कॉलरशिप के प्रोग्राम शुरू किए। अभी हमारे पास 110 बच्चे हैं जिनकी पूरी स्कॉलरशिप हम देते हैं। अभी हमारे पास 500 ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट और ऑर्फन हैं जिनके पूरे साल का बेसिक रिसोर्स हम देते हैं। हमारे पास 300-400 वॉलंटियर हैं, लगभग 100 हमारे मेंबर हैं जो कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यही है कि एक जो विचार है, अगर आपका विचार है उस पर आप काम करते हो तो लगभग 5-6 साल तो आपको लगते हैं अपने आप को स्टेबल करने में। और आज वो सारी चीज़ है, आज मेरी भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, मेरा भी अपना अच्छा रोज़गार है। क्योंकि जब आप इस तरह का काम करते हो तो समाज में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, वो आपसे पूछते हैं क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि आपको मैं एक काम बताता हूँ, आज में इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट होती है, वो चीज़ें चलती हैं, तो सब कुछ है।
ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ कुछ ਇਹ प्रोसेस ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ? अब इसमें ऐसा है, जैसे पहले तो हम किताब लेने के प्रोसेस पे बात करेंगे। जब हमें किताब चाहिए तो हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं भाई आपकी जो किताब है, इस किताब को आपने पढ़ा, आपने अपने सपने पूरे किया, आप रोज़गार कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। इसी किताब को कोई दूसरा बच्चा भी पढ़ सकता है। अगर हम 100 लोगों को अवेयर करते हैं तो उनमें से 30 से 40% लोग आपकी बात मानते हैं, और उनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं वो आपकी बात को आगे पहुंचाते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम वो किताब लेके आते हैं। वो लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन आता है, हमारी मोबाइल लाइब्रेरी जाती है, उनके घर से वो किताब लेके आते हैं। जब वो किताब हमारे पास आती है, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, हम कॉलेज में अवेयरनेस करने के बाद एक बुक डोनेशन बॉक्स लगा देते हैं भाई किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर को कोई किताब डोनेट करनी है तो बार बार हमें फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कॉलेज में एक बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में वो किताब डाल दें तो वो सारी किताबें हम अपने यहाँ बुक बैंक में लेके आते हैं। फिर वो सारी किताबें अलग अलग होती हैं, कौन सी किताब एकेडमिक है, कौन सी फिक्शन नॉन फिक्शन की है, कौन सी लाइब्रेरी के लिए है। अलग अलग होने के बाद उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का लंबा रिलेशन होता है। तो एक टीचर को पता होता है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास किताब नहीं है, जिसके पास नोटबुक नहीं है या स्टेशनरी का सामान नहीं है। तो वो टीचर हमें लिस्ट देते हैं, भाई हमारे स्कूल में 20 बच्चे हैं, इन 20 बच्चों को ये सामान की ज़रूरत है। वो लिस्ट हमारे पास आती है, हम यहाँ से किताबें अपनी पैक करते हैं और स्कूल में जाते हैं, वो बांट के आते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो काम है, स्लम एरिया में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। हम बेसिक रिसोर्स पे काम करते हैं, कोई ट्यूशन्स देता है, जो ट्यूशन्स देते हैं उनके पास हम जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं भाई आपके बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो कहते हैं भाई किसी के पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो वहाँ जाके हम ये चीज़ें बनाते हैं। अब तीसरा हम किताबों का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कोई स्कूल है, स्लम एरिया का जो स्कूल है वहाँ पे बच्चों के पास बेसिक रिसोर्स नहीं होता, ना ही कोई दूसरी किताबें होती पढ़ने के लिए। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने हमें स्टोरी बुक ला के दिए हैं ताकि हम एक्स्ट्रा हमें नॉलेज हो, तो उन बच्चों के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। और गवर्नमेंट स्कूलों में लाइब्रेरी भी नहीं होती। फिर हम जो स्लम एरिया के जो स्कूल होते हैं वहाँ अगर परमिशन मिलती है तो हम वहाँ लाइब्रेरी बनाते हैं। अभी हम प्राइमरी लाइब्रेरी बनाते हैं। अभी हमने एक पहली लाइब्रेरी बनाई थी दिनाज के स्कूल में। ट्राई सिटी में एक भी लाइब्रेरी नहीं है ऐसी, सेल्फ सस्टेन लाइब्रेरी, पुरानी किताबों से लाइब्रेरी बनाई, उसमें बच्चे ही उस लाइब्रेरी को चलाते हैं। उसकी एक स्पेशल बुकलेट हमने बनाई, उसको उस लाइब्रेरी में रखा, 2 बच्चों को ट्रेन किया, तो 2 बच्चे उस बुकलेट को खोलते हैं, उसकी पहली एक्टिविटी पढ़ते हैं। पहली एक्टिविटी पढ़ के सारे बच्चों को वो करवाते हैं। जैसे छोटे बच्चों की एक्टिविटी होती है, भाई इस लाइब्रेरी में सबसे बड़ी किताब कौन सी है, तो वो छोटे छोटे बच्चे उस किताब को निकालते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसमें कितने पेज हैं, कितने रेड कलर के हैं, कितने ग्रीन, मतलब उन बच्चों का जो लगाव है वो किताबों के प्रति करना। तो इन 3 प्रोसेस के माध्यम से हम जो किताबें हैं वो आम लोगों तक पहुंचाते हैं। एक प्रोसेस और भी है, जैसे आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं, आपको किताब चाहिए, तो हमारे पास एकेडमिक किताब आती हैं और दूसरी किताब आती हैं। एकेडमिक तो नीडी के पास चली जाती हैं, लेकिन जो दूसरी किताब है फिक्शन नॉन फिक्शन की हैं वो नीडी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको भी किताब चाहिए तो आप हमारी मोबाइल लाइब्रेरी अलग अलग जगह जाती है, वहाँ से कोई भी आप किताब लीजिए, एक समय पे एक किताब देते हैं आपको, फ्री में किताब लीजिए, और आपके पास है तो आप डोनेट भी कीजिए। तो यानी जो ज़रूरत में है उसको भी किताब देते हैं, जो ज़रूरत में नहीं है उसको भी हम किताब देते हैं। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨਜੀਓ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ? नहीं, देखो यहाँ चंडीगढ़ मोहाली और पंचकुला मोस्टली सरकारी स्कूलों में हम जाते हैं। यहाँ पे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे देखोगे कि यहाँ जैसे अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ बड़ा स्लम है, लाखों की संख्या में बच्चे हैं। यहाँ पे जैसे धनास है, कच्ची कॉलोनी है, मलोया है, राम दरबार है, बरदाना कॉलोनी है, आदर्श नगर है, इनके सारे बच्चे घूमते रहते हैं। मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, हमारे पास रिसोर्स कम है, क्योंकि हम तो लगभग 15,000 किताब बांटते हैं। इतनी किताब हमारे पास लगभग 20 से 22,000 किताबें आती हैं एक साल में। कुछ किताबें होती है जो रीयूज़ नहीं होती हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, कोई फटी हुई है,
कोई कुछ है, तो वो 15,000 किताबें हम दे पाते हैं, तो सारे बच्चों की तो हम मदद कर ही नहीं पाते हैं। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? इसमें हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे आप इन 3 शहरों में देखोगे कि फ्लैट सिस्टम सोसाइटीज़ हैं, वहाँ हम अपने बुक डोनेशन बॉक्स लगाएंगे ताकि हमें बार बार किताब लेके आनी ना पड़े। वहाँ के लोग, उस कम्युनिटी के लोग उस बॉक्स में अपनी किताबें डालें, वो हमारे पास आएंगी। सेकेंड चीज़ ये है कि अभी जैसे हम यहाँ रेंट की जगह पे हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी का अपना सेटअप हो, हम वहाँ लाइब्रेरी का अपना सेटअप करेंगे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे समाज में ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, जो चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी के साथ रहते हैं, उनकी पढ़ाई बड़ी प्रभावित होती है। ऐसे में सिंगल पेरेंट बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस है हमारा। उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करने के बाद जो 9 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनको वो सारा बेसिक रिसोर्स दिया जाए ताकि वो बच्चा 9th में लेबर ना करे, चाइल्ड लेबर ना करे, वो कम से कम 12th पास करे। जब वो 12th पास करता है तो बच्चे को इतनी समझ होती है कि कोई मैं पार्ट टाइम काम करके या अपना काम करके अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता हूँ, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर सकता हूँ और वो आगे अपना रोज़गार कर सके। तो यानी जो बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं उनको हम एजुकेट करके एक अलग दिशा देना चाहते हैं। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? इसमें ऐसा है कि जैसे आपके जो सबसे पहले करीब आपके घर वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, जब वो आपके इस काम को सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर आप उस काम को लेके समाज में जाते हो, तो समाज में आप अपने जैसे लोग ढूंढते हो, वो लोग आपसे जुड़ते हैं, वो लोग आप पे विश्वास करते हैं और आपके साथ लगे रहते हैं। तो जब उस काम की तारीफ आपके देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा होता है, आप बिल्कुल एक आम आदमी हो, आपको कोई नहीं जानता है और आपके काम की तारीफ वहाँ हो रही है, तो उससे आप ही मोटिवेट नहीं होते हैं, आपके साथ जितने जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हम जिस कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं वास्तव में उसका रिजल्ट आ रहा है, वास्तव में उसके ऊपर काम हो रहा है। तो वो सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन ही नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी है आपकी। आप जो काम कर रहे हो आपको अप्रिशिएट किया गया है, तो आप उस काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसमें वाकई हमें बड़ा अच्छा लगा, और अच्छा ही नहीं लगा बल्कि हमें बहुत सारी सपोर्ट भी मिली है, बहुत सारे कंपनीज़ ने हमसे कांटेक्ट किया है। अभी 1-2 कंपनी के साथ हम काम भी कर रहे हैं। पहले देखिए आप, हमारे पास एक स्कूटर ख़रीदने के पैसे नहीं थे, 12,000 रुपये में बड़ी मुश्किल से वो ख़रीदा। और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री आपकी तारीफ़ करता है तो बैंक वाले आपके पास आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि हम आपको बस देना चाहते हैं। तो हमने कहा भी इस बस को चलाएगा कौन? कह रहा नहीं जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपकी मोबाइल लाइब्रेरी छोटी है, आप इसमें अपनी लाइब्रेरी बनाएं। तो वो आपको बस दे के चले जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो काम है वो काम बोलता है, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उन सभी लोगों का वो काम बोलता है, तभी ऐसा होता है आपके पास। और इससे हर दिन हम यही सोचते हैं कि हम अपने काम को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੁੱਕਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमारी बात आप लोगों तक पहुँची है। अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है जो आप पढ़ चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब आपने हम तक पहुंचानी है। आप अपने आसपास ऐसे बच्चों को तलाशिए जिसको ज़रूरत है आपकी। आपने अपने सपने पूरे किए, उन्हीं किताबों से वो भी सपने पूरे कर सकते हैं। तो आपकी पढ़ी हुई किताबें रद्दी का नहीं, शिक्षा का ज़रिया बने। धन्यवाद।